अब हम बात करते हैं कि इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन की हम बात कर रहे थे। प्रोहिबिशन एक्ट 1986, इसका जो एनेक्टमेंट है, एनेक्टमेंट डेट जो है इसकी 23 दिसंबर 1986 है और इसकी एनफोर्समेंट डेट जो है वो 2 अक्टूबर 1987 है, विच इज़ गांधी जयंती। यू कैन रिमेंबर बाय दिस। ये एक्ट नंबर 60 है 1986 का। इसके साथ साथ ये क्यों बनाया गया, इस एक्ट को इसलिए बनाया गया ताकि वुमेन का किसी भी तरीके से एक्सप्लॉइटिव वे में जो है रिप्रेजेंटेशन नहीं किया जाए। और जब हम इस एक्ट की बात करते हैं, ये इन जनरल बात करता है उसकी बॉडी को इनडिसेंट वे में रिप्रेजेंट नहीं करने की बात करता है, फिर चाहे वो किसी भी तरीके से एडवर्टाइजमेंट में, पब्लिकेशन में, राइटिंग्स में, किसी भी तरीके से हो। और इसका एक फेमस केस लॉ है, वो है अजय गोस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 2007 का ये केस है वैसे। ठीक है, अब हम आते हैं सेक्शंस के अंदर। इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ 10 सेक्शंस ही है। सेक्शन नंबर 1, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। सब सेक्शन 1, प्रोहिबिशन एक्ट 1986। सब सेक्शन 1 का सब सेक्शन ये कहता है कि इसको इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 कहा जाएगा। सब सेक्शन 2, इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। पूरे भारतवर्ष पे लागू होता है। तो जम्मू एंड कश्मीर हो गया या कोई भी मेघालय, त्रिपुरा, कोई भी चीज़ जो है इससे छूटी नहीं है, ये सबके ऊपर लागू होता है। Subsection 3, it shall come into the force on such a date as the central government will make notification in the official gazette appoint। ये उस तारीख को लागू हो जाएगा जिस तारीख को सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन डाल देगी, विच वॉज ऑलरेडी डन ऑन 2 अक्टूबर 1987। ठीक है। नाउ सेक्शन नंबर 2, डेफिनेशंस। ये इसके अंदर सेक्शन नंबर 2 जो है वो सारे डेफिनेशन का है, जबकि हमने जब राजस्थान एक्साइज एक्ट पढ़ा था तो उसके अंदर जो डेफिनेशन का जो सेक्शन है वो सेक्शन नंबर 3 है, क्योंकि सेक्शन नंबर 2 जो है वो ओमिटेड है उसमें। नाउ सेक्शन नंबर 2, in this act unless the context other definitions, in this act unless the context otherwise requires। इस एक्ट के तहत जो भी वर्ड्स आएंगे उनके मतलब यही होंगे until unless कॉन्ट्राडिक्ट करे इस एक्ट के प्रोविजंस को लेके। ठीक है, और अगर कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे तो हम आईपीसी, सीआरपीसी, दूसरे कोड्स के हिसाब से उसका मीनिंग निकालेंगे। इन जनरल कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता है, क्योंकि जब भी अमेंडमेंट्स भी होते हैं तो ये जो ऑलरेडी प्रायर प्रोविजंस है उनको ध्यान में रखते हुए ही बनाए जाते हैं। नाउ क्लॉज ए, एडवर्टाइजमेंट इंक्लूड्स एनी नोटिस, सर्कुलर, लेबल, रैपर और अदर डॉक्यूमेंट also includes any visual representations made by means of any light, sound, smoke or gas। एडवर्टाइजमेंट का मतलब है कोई भी तरह का नोटिस, यानी कि कागज, सर्कुलर हो, लेबल हो, रैपर हो, कोई भी तरह का डॉक्यूमेंट हो, बेसिकली छपा हुआ लिखा हुआ कुछ भी हो जिसके अंदर विजिबल रिप्रेजेंटेशन हो, मतलब कि दिखाई देने वाला रिप्रेजेंटेशन हो, फिर चाहे वो लाइट के ज़रिए, साउंड के ज़रिए, स्मोक के ज़रिए, गैस के ज़रिए हो, और किसी भी तरीके से हो बेसिक भाषा में, तो उसको क्या कहेंगे हम? एडवर्टाइजमेंट कहेंगे। क्लॉज बी, डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? आम बात में जो होता है वही मतलब यहाँ पे भी है, एक इंसान से दूसरे इंसान तक जाना। इंक्लूड्स डिस्ट्रीब्यूशन बाय वे ऑफ सैम्पल्स वेदर फ्री और अदरवाइज। इसका मतलब होता है कि सैंपल के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट करना, फोकट में दे रहे हो या पैसे लेके दे रहे हो, कंसिडरेशन लेके दे रहे हो, डजंट मैटर, बट उसका मतलब है कि आप डिस्ट्रीब्यूट, सैंपल्स के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट करना, उसे डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। सब सेक्शन 3, सॉरी क्लॉज सी, इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन से आप क्या समझते हो? तो उससे हम क्या समझते हैं? means the deception in any manner of the figure of a woman, her form of a body or any part thereof in such a way as to have the effect of being indecent or derogatory to or degenerating woman, or is likely to deprave, corrupt or injure the public morality or morals। अब ये क्या कह रहा है? ये कहता है कि किसी भी तरीके से, किसी भी लिहाज से या किसी भी वे में, अगर हम भाषा में बोले, आम भाषा में, तो किसी भी वे के अंदर वुमेन की बॉडी को, यानी कि वुमेन फिगर को डिस्प्ले करना या कुछ उसके कुछ पार्ट को इस तरीके से दिखाना, उसका इफेक्ट जो होगा वो इनडिसेंट होता है, आपत्तिजनक होता है या अभद्र होता है, डेरोगेटरी होता है, इंसल्टिंग होता है, ह्यूमिलेटिंग होता है, या ऐसा जिसके हिसाब से एक औरत का अपमान हो सकता है,
ठेस पहुंच सकती है, या सोसाइटी के माइंडसेट को करप्ट किया जा सकता है, इंजर किया जा सकता है, या जो मोरालिटी होती है या मोरल्स जो होते हैं उनको जो है ठेस पहुंचाया जा सकता है, उनके ऊपर उनकी इंजरी हो सकती है, उन पर सवाल उठ सकते हैं। तो ऐसी कोई भी तरीके से रिप्रेजेंटेशन जब किसी औरत की होती है तो उसे कहते हैं इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वुमेन। तो इसका मतलब होता है इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमन का मतलब होता है कि किसी भी तरीके से उसकी बॉडी को इस तरीके से दर्शाना जो कि आपत्तिजनक हो, अभद्र हो और डेरोगेटरी हो, और जो ह्यूमन सोसाइटी है उसकी मोरालिटी को जो है इंजर करती हो। फिर आता है क्लॉज डी, दैट इज़ लेबल। लेबल का मतलब क्या होता है? इन जनरल में वो ग्राफिकल स्टिकर जो किसी भी प्रोडक्ट पे लगा हुआ होता है। Means any written, marked, stamped, printed or graphic matter affixed to or appearing upon any package। किसी भी पैकेज के ऊपर written, marked, stamped, printed, graphic matter जो उसके ऊपर affixed है, appear हो रहा है, उस पैकेज की हम बात कर रहे हैं, उसे कहते हैं हम लेबल। क्लॉज ई, पैकेज। पैकेज का मतलब क्या होता है? पैकेज इंक्लूड्स अ बॉक्स, कार्टून, टिन और अदर कंटेनर। कोई भी तरह का कंटेनर होगा जो बॉक्स का है, कार्टून का है, टिन का है, तो उसे हम क्या कहेंगे? पैकेज कहते हैं हम। क्लॉज पैकेज कहते हैं हम जो भी पैक करने का सामान जिसमें हम चीज़ अंदर डाल सकते हैं वो पैकेज होता है। क्लॉज एफ, प्रिस्क्राइब्ड। सब जगह इसका मतलब एक ही है, मीन्स प्रिस्क्राइब बाय रूल्स अंडर दिस एक्ट। प्रिस्क्राइब का हमेशा मतलब होता है प्रिस्क्राइब बाय रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट। ये हमेशा क्वेश्चन में आता है कि प्रिस्क्राइब का मतलब क्या है, क्योंकि हर एक्ट के अंदर प्रिस्क्राइब का मतलब होता है प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स। इसके अंदर टोटल सेक्शन कितने हैं? 10। अब हम आ गए हैं सेक्शन नंबर 3 पे, दैट इज प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट कंटेनिंग इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। ये सेक्शन 3 बताता है कि वो एडवर्टाइजमेंट जहाँ पे औरतों को अभद्र तरीके से दर्शाया गया है उनको प्रोहिबिट करना। नो पर्सन शैल पब्लिश और कॉज टू बी पब्लिश No person shall publish or cause to be published or arrange or take part in the publication or exhibition of any advertisement which contains indecent representation of women in any form। ये कहता है कि कोई भी इंसान ना तो पब्लिश कर सकता है, ना ही पब्लिश होने की वजह बन सकता है, ना ही अरेंजमेंट कर सकता है, ना में उसमें हिस्सेदारी कर सकता है उस पब्लिकेशन में, ना ही उसमें पार्ट कर सकता है, ना ही उसमें ऐड कर सकता है, ऐड यानी कि मदद कर सकता है, मनी की हो गई, इम्प्लीमेंट इंस्ट्रूमेंट्स की हो गई, किसी भी चीज़ की जो है मदद नहीं कर सकता जहाँ उस एडवर्टाइजमेंट में जिसके अंदर एग्जिबिट किया गया है या जिसके अंदर इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन है वुमेन का, वहाँ पे किसी भी फॉर्म में एग्जिबिट करने में उसको मदद नहीं कर सकता, ना ही उसको बेसिकली क्रिएट करने में कर सकते हो आप। सेक्शन नंबर 4, प्रोहिबिशन ऑफ पब्लिकेशन और सेंडिंग बाय पोस्ट ऑफ बुक्स, पैम्पलेट्स एटसेट्रा कंटेनिंग इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। ऊपर हमने एडवर्टाइजमेंट की बात करी, 3 में क्या है एडवर्टाइजमेंट, 4 में क्या है पब्लिकेशन। पब्लिकेशन ऑफ पोस्ट बाय ऑफ बुक्स पैम्पलेट्स मतलब ये हो गया कि रिटन फॉर्म में होता है, प्रिंट फॉर्म में होगा वो। No person shall produce or cause to be produced, sell, to let to hire, distribute, circulate or send by post any book, pamphlet, paper, slide, film, writing, drawing, painting, photograph, representation और फिगर विच कंटेन्स इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशंस ऑफ वुमेन इन एनी फॉर्म। ये कहता है कि कोई भी इंसान ना तो प्रोड्यूस बना सकता है, ना ही बनने का कारण बन सकता है, ना ही उसमें मदद कर सकता है, ना ही बेच सकता है, ना ही खरीद सकता है, ना किराए पे दे सकता है, ना इधर उधर फैला सकता है, ना सर्कुलेट कर सकता है, ना भेज सकता है, ना मंगवा सकता है। क्या नहीं कर सकता? क्या क्या चीज़ें? बुक हो गया, पैम्पलेट हो गया, पेपर हो गया, स्लाइड हो गया, फिल्म हो गया, राइटिंग हो गया, ड्राइंग हो गया, पेंटिंग, फोटोग्राफ, कोई भी ऐसी चीज़ जिसके ऊपर ड्राइंग, राइटिंग, पेंटिंग, फोटोग्राफ, कोई भी ऐसी चीज़, फिगर, रिप्रेजेंटेशन जिसके अंदर वुमेन की इनडिसेंट वे अभद्र तरीके से हो। तो ये जो है ये एक हार्ड कॉपी की बात हो रही है। हमने जो ऊपर बात करी थी वो सॉफ्ट कॉपी थी, क्योंकि उसमें एक वीडियो की बात करते हैं हम, एक फोटोग्राफ विच इज़ नॉट प्रिंटेड, उसकी बात करते हैं सेक्शन 3 में। सेक्शन 4 में हम हार्ड कॉपीज़ की बात करते हैं, अगर शॉर्ट फॉर्म में समझना हो तो। प्रोवाइडेड नथिंग इन दिस सेक्शन टू अप्लाई, पर कुछ चीज़ों पे ये चीज़ अप्लाई नहीं होती है। अगर आप सोचें तो आपको खुद को आइडिया आएगा कि किन चीज़ों पे नहीं होगी। जहाँ पे हम मेडिकली किसी ह्यूमन बॉडी को पढ़ रहे हैं या फीमेल बॉडी को पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे ऑब्वियसली बात है पिक्चराइजेशन होगा। तो क्लॉज ए, इसको और कन्फर्म में पढ़ते हैं हम। क्लॉज ए, एनी रिप्रेजेंटेशन फिगर थ्रू एनी मीडियम, कोई भी रिप्रेजेंटेशन फिगर का
किसी भी मीडियम से। क्लॉज 1 सब क्लॉज 1 मेड फॉर द पब्लिक गुड इन इंटरेस्ट ऑफ द साइंस लिटरेचर आर्ट और लर्निंग और द अदर ऑब्जेक्ट्स ऑफ जनरल कंसर्न। जो पब्लिक के हित में अगर किया गया है साइंस विज्ञान को लेके, लिटरेचर को लेके, आर्ट को लेके या लर्निंग को लेके या किसी भी ऑब्जेक्ट को लेके जनरल कंसर्न के तौर पे कुछ पब्लिक इंटरेस्ट के तौर पे है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब क्लॉज सेकंड केप्ट और यूज बोनाफाइड फॉर रिलीजियस पर्पस। धार्मिक पर्पस के लिए अगर ऐसा किया गया है तो बात अलग है, तो उस पर ये सेक्शन नहीं लागू होगा, प्रोहिबिशन नहीं होगा। ठीक है, फिर आता है सब क्लॉज बी एनी रिप्रेजेंट Clause B. Any representation sculptured, engraved, painted or otherwise represented on or in। ये कहता है कि रिप्रेजेंटेशन स्कल्पचर एनग्रेव करना यानी कि खोद के बनाना, पत्थर पे खोद के बनाते ना वैसे, पेंटेड या फिर किसी भी तरीके से रिप्रेजेंट करना। Clause 1. Any Asian monuments under the meaning of Asian Monuments of Archaeological Sites and Remains Act 1958 2 of 1958 जो कि आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट एक्ट है उसके तहत किसी भी मॉन्यूमेंट पे ऐसी पिक्चराइजेशन है तो वो इसमें नहीं आता। वो रिलीजियस पर्पस में वैसे भी तो वैसे नहीं आता, इंक्लूड नहीं होता। क्लॉज सेकेंड सब क्लॉज सेकेंड एनी टेम्पल कार यूज फॉर कन्वेंस ऑफ आइडल्स और केप्ट और यूज फॉर रिलीजियस पर्पस। कोई भी टेम्पल है या कोई भी व्हीकल है यानी कि कार है जो कन्वेंस यानी कि भगवान की मूर्तियों को रखने के लिए या इधर से उधर पहुंचाने के लिए यानी कि धार्मिक चीज़ के लिए काम लिया जा रहा है तो वो भी इसमें इंक्लूड नहीं होगा। Clause C. Any film made under provisions of the Part 2 of the Cinematographic Act 1952। Cinematographic Act 1952 के Part 2 में जो के प्रोविज़न के तहत अगर कोई फिल्म बनी है जैसे कि एजुकेशन, सेक्सुअल एजुकेशन फिल्म हो गई, पॉर्न फिल्म हो गई, तो वो सारी इसके अंदर आएगी। ठीक है, जिसका लाइसेंस देके अगर बनती है तो फिर वो इंक्लूड नहीं होगी, उन पे ये सेक्शन 4 एप्लीकेबल नहीं होगा, प्रोहिबिशन नहीं होएगा। सेक्शन नंबर 5 पावर्स टू एंटर एंड सर्च। अब अगर ऐसा कुछ हो जाता है या कुछ होने का अंदाज़ा होता है या प्रेवेंशन होता है कि दैट समथिंग कैन हैपन और समथिंग हैज़ बीन डन इन कॉन्ट्राडिक्शन टू दिस एक्ट, देन अ पर्सन विच हैव द पावर अंडर बाय गिवन बाय द स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट ऑथोराइज्ड ऑफिसर जो है एंटर कर सकता है, सर्च कर सकता है। कौन, कैसे, कब, कहाँ। Subsection 1. Subsection 1. Subject to such a rules as may be prescribed, any Gazette officer authorized by state government may within the local limits of the area for which he is so authorized। कहता है कि इस एक्ट के तहत, इस सेक्शन के तहत, रूल्स के तहत जो प्रिस्क्राइब किए गए हैं, वो गेस्टेड ऑफिसर जिसको इस गेस्टार्ड में पब्लिश करके स्टेट गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया है, वो अपनी जुरिस्डिक्शन की लोकल लिमिट्स के अंदर, उस एरिया के अंदर वो एंटर और सर्च कर सकता है। कैसे? Clause A. Enter and search at all reasonable times with such assistance, if any, as he considered necessary, any place in which he has reason to believe that an offence under this act has been or is being committed। ये कहता है कि वो किसी भी रीजनेबल टाइम का ये मतलब होता है कि अगर हम आगे पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा घर के अंदर, किसी के घर के अंदर, फिर चाहे उस ऑफिसर को लगता है कि घर के अंदर कोई भी इस एक्ट के कॉन्ट्रडिक्शन में काम किया जा रहा है तो भी वो रात के समय एंटर नहीं हो सकता है, बाकी जगह एंटर हो सकता है। तो जो रीजनेबल टाइम से सही समय पे वो एंटर हो सकता है, सर्च कर सकता है, उसके दौरान उसको एक्सिस्टेंस चाहिए तो वो ले सकता है, उसको अगर सही लगता है तो तभी कर सकता है जब उसके पास कोई वजह है ये मानने की कि हाँ यहाँ पे कोई भी इस जगह पे कोई भी इस एक्ट के तहत ऑफेंस क्रिएट किया जा रहा है। तो यहाँ पे असिस्टेंस का मतलब हो गया जैसे पुलिस की ज़रूरत होती है एज अ सिक्योरिटी के तौर पर, तो वहाँ पे। ठीक है, फिर आता है क्लॉज बी। सीज एनी एडवर्टाइजमेंट, एनी बुक, पैम्पलेट, पेपर, स्लाइड, फिल्म, राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, फोटोग्राफ, रिप्रेजेंटेशन और फिगर विच ही हैज़ रीजन टू बिलीव कंट्रावेंस एनी एक्ट एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। अब ये कहता है कि अगर उसको कोई भी ऐसा सामान मिलता है जो कॉन्ट्रावेन करता है या उसको अप्रहेंशन है कि ये कॉन्ट्रावेन करेगा, वो चीज़ को वो सीज कर सकता है। विच इंक्लूड्स एडवर्टाइजमेंट, कोई भी तरह की बुक हो, पैम्पलेट हो, पेपर हो, स्लाइड हो, फिल्म हो, राइटिंग हो, ड्राइंग हो, पेंटिंग हो, फोटोग्राफ हो, तो वो उसको जब्त कर सकता है, अपने पास ले सकता है।
Clause C. Examine any record, registered document, or any other material object found in any place mentioned in Clause A and seize the same if he has reason to believe that it may furnish evidence of the commission of an offence punishable under this Act. ये कहता है कि कोई भी तरह के रजिस्टर को, डॉक्यूमेंट को, रिकॉर्ड को वो है सर्च कर सकता है, किसी भी मटेरियल को, ऑब्जेक्ट को जो उस जगह पे मिला है, जो वो सेक्शन क्लॉज ए के तहत सर्च करने गया था, एंटर किया था, उसको सीज कर सकता है उस सामान को, और जिसके उसको बिलीव है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ एविडेंस मिलेगा इस एक्ट के तहत, तो वो उसको ऑफेंस कमीशन का, तो वो इस एक्ट के तहत पनिशेबल है, जो उसको सीज कर सकता है। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट नो एंट्री अंडर दिस सबसेक्शन शैल बी मेड विद इनटू प्राइवेट ड्वेलिंग हाउस विदाउट अ वारंट। पर जब हम बात करते हैं प्राइवेट ड्वेलिंग का मतलब होता है किसी का घर, किसी का फार्म हाउस, यानी कि जो कि प्राइवेट स्पेस के तौर पे आता है, तो वहाँ पे वो बिना वारंट जो है अंदर नहीं जा सकता है, और वारंट इशू किए बिना अंदर नहीं जा सकता है। ठीक है, provided further that the power of seizable under this subsection may be exercised in respect of any document, article, thing which contains any such advertisement, including the contents of any of such document, article, thing, if the advertisement cannot be separated by the reason of its being imposed or otherwise from such a document, article, thing वithout affecting the integrity and utility or a sale value thereof। अब ये कहता है कि कई बार क्या होता है कि एक मैगजीन है, उसके अंदर एक पेज ही है जो ख़राब है, तो वो पेज फाड़ के ले जाओ आप, या जब्त कर लो मैगज़ीन, पूरा स्टैक थोड़ी लोगे। पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके ऊपर एम्बोज होती है, आप निकाल के नहीं लेके जा सकते हो कि आपके यहाँ से ये मिला, तो उस सिनेरियो में एम्बोज का मतलब होता है छपी भी होती है, ऐसे छपी भी होती है कि उसको अलग नहीं किया जा सकता। उस सिनेरियो के अंदर आप उस पूरे सामान को उठा के लेके जा सकते हो, यू डोंट नीड टू सेपरेट दैम। ठीक है, तो ये बोलता है कि उसको भी सीज किया जा सकता है इस रिस्पेक्ट में, कि जब उसको लगता है कि इसमें ऐसा सामान है जो कि कॉन्ट्रावेंट करता है इस प्रोविजंस को, इस एक्ट के, और ताकि उसको सीज कर सकता है। क्यों इम्बोज को सीज कर सकता है? ताकि उसकी इंटीग्रिटी को, यूटिलिटी को या सेलेबल वैल्यू को जो है वो ना घटे ना डैमेज हो जाए, वो डैमेज ना हो, इसके लिए ऐसा वो कर सकता है कि वो पूरा चीज़ ही सीज कर ले। ठीक है, फिर आता है सबसेक्शन 2, द प्रोविजंस ऑफ द CRPC 1973 2 of 1974 shall so far as may be applied to any search or seizure under this act as they apply to any search or seizure made under the authority of a warrant issued under section of the said court. Where any person seizes anything under clause B or clause C of the subsection 1, he shall as soon as may be informed the nearest magistrate and take his orders as to the custody thereof। अब ये कहता है कि इसके ऊपर आप सर्च कर रहे हो, एंटर कर रहे हो, सीज कर रहे हो, तो किस प्रोसीजर से करोगे? प्रोसीजरल कौन सा एक्ट लगेगा? CRPC का एक्ट लगेगा। प्रोसीजरल एक्ट कौन सा लगेगा? CRPC का एक्ट लगेगा। उसके जो सेक्शन 94 के तहत जो वारंट इशू करके जो काम किया जाता है, ठीक उसी तरह से आप इसमें भी काम करोगे और सीज करोगे। और जो भी सामान सेक्शन क्लॉज B और क्लॉज C के तहत से आपने सीज किया सब सेक्शन 1 के अंदर, वो जितना जल्दी हो सके नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को जाके आप बताओगे और फिर उससे ऑर्डर्स ले लोगे, भाई अब इन सामान का क्या करना है, कहाँ भेजना है, फर्दर स्टडी के लिए, फर्दर एग्जामिनेशन के लिए भेजना है, या जब्त करके रखना है, या रिटर्न करना है, तो वो क्या करना है, वो आप उससे मजिस्ट्रेट से ऑर्डर लोगे। तो यहाँ पे किसका काम है? मजिस्ट्रेट का काम है। तो सेक्शन नंबर 5 में क्या पढ़ा? पावर टू एंटर एंड सर्च। सेक्शन नंबर 1 क्या था? शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। सेक्शन नंबर 2 क्या था? डेफिनेशन। सेक्शन नंबर 3 क्या था? प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट विच हैव इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। सेक्शन नंबर 4 क्या था? प्रोहिबिशन of sale, distribution of the stamps, pamphlets or any written kind of document which is a hard copy, तो उसका प्रोहिबिट करना जिसमें इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन है वुमेन की। अब हमने अगर बात कर ली कि इतना सब कुछ मिल रहा है, तो अब पनिशमेंट भी तो चाहिए, पेनल्टी भी तो लगेगी। तो सेक्शन 6 बात करता है पेनल्टी के बारे में। एनी पर्सन हु कॉन्ट्रावेंट्स सेक्शन 3 and 4 shall be punishable on the first convictions with the imprisonment of either description for the term which may extend to 2 years and fine with which may extend to ₹2,000, and in the event of a second or subsequent convictions with the imprisonment of term which shall not be less than 6 months but which may extend to 5 years, and also with the fine not less than ₹10,000 but which may extend to 1 lakh rupees। अब ये कहता है कि अगर आप पहली बार पकड़े गए हो, पहली बार, यू कैन राइट दिस,
पर तो अब हमने पेनल्टी में क्या पढ़ा कि अगर आपको एक बार पनिशमेंट मिली है तो मैक्सिमम जेल 2 साल की है और 2,000 रुपये तक का फ़ाइन है, और अगर 2 बार या सब्सिक्वेंट टाइम में आप पकड़े गए हो तो मिनिमम 6 महीने की और मैक्सिमम 5 साल की सज़ा है, और जो फ़ाइन है वो जो है 10,000 रुपये का मिनिमम है और 1,00,000 रुपये मैक्सिमम है। अब हम आ गए हैं सेक्शन नंबर 7 में, विच इज़ ऑफेंसेस बाय कंपनीज। अब कंपनी के द्वारा अगर ऑफेंस हो जाए इसको लेके तो क्या होगा। सब सेक्शन 1, वेयर एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट हैज़ बीन कमिटेड by a company, every person who at the time the offence was committed was in charge of and was responsible to the company for the conduct of the business of the company, as well as the company shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to the proceeded against and punished accordingly। ये कहता है कि अगर ये ऑफेंस इस एक्ट के तहत किसी कंपनी के द्वारा होता है तो उस वक्त उसके हेड में, यानी कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में जो भी, उसकी बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी में जो भी लोग थे वो सब गिल्टी माने जाएंगे और उनको सबको पनिश किया जाएगा जैसे कि उसने खुद ने काम किया अकॉर्डिंगली। Provided that nothing contained in this subsection shall render any such person liable to any punishment if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he had exercised all due diligence to prevent the commission of such an offence। Provided that nothing contained in this subsection shall render any such a person liable to any punishment if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he had exercised all due diligence to prevent the commission of such offence। ये कहता है कि उस इंसान को पनिशमेंट नहीं मिलेगी जो ये प्रूव कर देता है कि उसने पूरा ध्यान बरता था और उसके नॉलेज में नहीं है कि ऑफेंस कैसे हुआ, तो अगर ये प्रूव कर देता है तो उसको पनिशमेंट नहीं मिलती। Subsection 2, notwithstanding anything contained in the subsection where any offence under this act has been committed by a company and it is proved that the offence has been committed with the consent of the conveyancer of or the attribute to any neglect on the part of any consideration, any part of any director, manager, secretary or other officer of the company, such a director, manager, secretary or the other officer shall be proceed against and punishable accordingly। ये कहता है कि जब कोई ये कंपनी का जो ऑफेंस होता है वो कमिट किया जाता है उनकी रजामंदी से, जो डायरेक्टर, मैनेजमेंट या मतलब ऊपर बड़ी पोस्ट पे बैठे हैं, और अगर उनकी रजामंदी या उनकी लापरवाही से होता है ये ऑफेंस कमिट तो उनको भी पनिशमेंट मिलेगी। वो बाइज्जत बरी नहीं हो सकते, मेरे एम्प्लॉय ने क्या मुझे नहीं पता, नहीं, उनको उनके अकॉर्डिंग भी उनके भी अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स होगी और उनको भी जो है पनिशमेंट मिलेगी। ये सेम चीज़ जो है एक्साइज एक्ट में भी लिखी गई है कि कंपनी का अगर होता है तो जो है कंपनी को मैनेजर अगर उनके कॉन्सेंट से या उनकी लापरवाही से तो उनको भी सज़ा मिलेगी। ठीक है, एक्सप्लेनेशन फॉर द, वो कौन सा सेक्शन में, कमेंट डाउन। एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन, क्लॉज ए, कंपनी मीन्स एनीबडी कॉर्पोरेट एंड इंक्लूड्स अ फर्म और अदर एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स। एंड कंपनी का मतलब है कि कोई भी कॉर्पोरेट बॉडी जिसके अंदर फर्म है, एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल बॉडी है। क्लॉज बी, डायरेक्टर इन रिलेशन टू अ फर्म मीन्स अ पार्टनर इन द फर्म। ठीक है, डायरेक्टर का मतलब हो गया कि फर्म के रिलेशन में जो उसका पार्टनर है या फिर ओनर, बेसिकली जो चला रहा है वो। फिर आता है सेक्शन नंबर 8, ऑफेंसेस टू बी कॉग्निजेबल एंड बेलेबल। कौन से ऐसे ऑफेंसेस है जिनको कॉग्निजेबल है पर बेलेबल है, मतलब कि अपने किए तो बुरा ही है, क्रिमिनल क्राइम तो खराब ही है, पर फिर भी आपको बेल मिल सकती है। सब सेक्शन 1, notwithstanding anything contained in CRPC 19th Code of Criminal Procedure 1973 to 1974 an offence under this act shall be bailable। ये कहता है कि CRPC में कुछ भी क्यों ना लिखा हो, इस एक्ट के तहत अगर कोई भी क्राइम होता है तो वो बेलेबल है, बेल मिल जाएगी आपको उसके लिए। सब सेक्शन 2, एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट शैल बी कॉग्निजेबल। पर ये जो क्राइम इसके नीचे जो आप कर रहे हो इस एक्ट के तहत अगर आप ऑफेंस कर रहे हो तो वो कॉग्निजेबल होना यानी कि बुरा ही है, भारी ही है। सेक्शन नंबर 9, प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। अब सपोज कर लीजिए कि आपने किसी की भलाई करते हुए कुछ काम किया है तो उसके लिए आपको प्रोटेक्शन मिलेगा, उस सेक्शन के लिए आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। नो सूट, प्रोसिक्यूशन और अदर लीगल प्रोसीडिंग शैल लाई अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट और एनी ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट फॉर एनीथिंग विच इज़ इन गुड फेथ डन और इंटेंडेड टू बी डन अंडर दिस एक्ट। ये कहता है कि इस एक्ट के तहत स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या उसका कोई भी ऑफिसर जो है अच्छी भलाई के लिए कुछ काम करता है, गुड फेथ के अंदर इंटेंशन से काम करता है इस एक्ट के तहत, तो उसके खिलाफ कोई भी सूट या प्रोसिक्यूशन जो है वो फाइल नहीं कर सकते हो आप। ठीक है, फिर आता है सेक्शन नंबर 10, पावर टू मेक रूल्स। स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है, सॉरी
Subsection 1. The central government may by notification the official gazette make rules to carry out the provisions of this act. इस एक्ट के प्रोविजंस को कैरी आउट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो ऑफिशियल गेस्टार में नोटिफिकेशन डाल के जो है बता सकती है कि किस तरीके से क्या रूल्स हो सकते हैं, या अमेंडमेंट डाल सकती है, या किस तरीके से काम किया जा सकता है वो बता सकती है. Subsection 2. In particular and without prejudice to the generality of the foregoing powers, such a rules may provide for all or any of the following matters, namely, ये जो भी रूल्स होंगे या पर्टिकुलर जनरली फॉरगोइंग पावर्स को ध्यान में रखते हुए पर उसके ऊपर उपधाना नहीं, समय के साथ बदलते हुए जो भी रूल्स बनेंगे वो किन किन मैटर्स के ऊपर होंगे. क्लॉज ए. The manner in which the seizure of advertisement or other articles shall be made, and the manner in which the seizure list shall be prepared and delivered to the person from whose custody any advertisement or the other article has been seized. किस तरीके से कोई भी एडवर्टाइजमेंट को सीज़ किया जाएगा, आर्टिकल को सीज़ किया जाएगा, और उसको किस तरीके से जो प्रिपेयर किया जाएगा और उसकी लिस्ट जो है उस इंसान को भेजी जाएगी जिसका सामान जो है कस्टडी में, तो उसको किस तरीके से लिस्ट भेजी जाएगी कि तुम्हारा ये सामान हमने कस्टडी में ले लिया है, सीज़ कर लिया इस एक्ट के तहत, क्योंकि वो ऑफेंसिव है. क्लॉज बी. एनी अदर मटेरियल विच इज़ रिक्वायर्ड टू बी और मे बी प्रिस्क्राइब्ड. या कोई भी मटेरियल है, कोई भी मैटर है जो रिक्वायर्ड है या प्रिस्क्राइब्ड है वो उसके बारे में. तो बेसिकली इन जनरल सब चीज़ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ही रूल बनाती है और ये सेंट्रल एक्ट है. Clause subsection 3. Every rule made under this act shall be laid as soon as may be after it is made before each house of parliament while it is in session for a total period of 30 days, which may be compromised in one session or in 2 or more successive sessions, and if before the expiry of the session, immediately following the session, or the successive sessions aforesaid, both houses agree in making any modification in the rule, or both houses agree that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such a modified form or be of no effect as the case may be. So howsoever that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule. ये कहता है कि जैसे ही कोई भी रूल पास होगा ऑफिशियल गेस्टार्ट में, वो पार्लियामेंट के सामने जो है लेट डाउन किया जाएगा. कोई भी रूल बनाया जाएगा वो पार्लियामेंट के साथ लेट डाउन किया जाएगा. 30 दिन के अंदर अंदर उसका सुलटारा होना चाहिए. खारिज तो खारिज, मॉडिफाई तो मॉडिफाई, एज इट इज़. अब 30 दिन जो है एक सेशन के भी हो सकते हैं, सेकंड सेक्शन तक भी चल सकता है, या सक्सेसिव सेशन तक चल सकता है. टोटल वो 30 दिन के लिए चलेगा. ठीक है. और फिर उसके ऊपर जो डिसीजन आएगा वही डिसीजन जो है मान्य होगा. पहले क्या प्रोविजंस है, पहले क्या प्रोविजंस चल रहे हैं, इसका उसके ऊपर कोई उपधाना नहीं होगी. उसका वैलिडिटी उसका कोई लेना देना इस वाले से नहीं होगा. बेसिकली उसका इफ़ेक्ट नहीं होगा या उस पर इसका इफ़ेक्ट नहीं होगा. ये चीज़ ध्यान रखी जाएगी. इसी के साथ हमारा ये एक्ट जो है वो कंप्लीट होता है. इसके अंदर टोटल 10 सेक्शंस है और इसकी एनेक्टमेंट जो डेट है वो क्या है, वो है 23 दिसंबर 1986. ये जो एनफोर्समेंट डेट है इसकी 2 अक्टूबर 1987. इसका ये एक्ट नंबर 60 है ऑफ 86 एंड ये 37 ईयर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया में लॉन्च किया गया था. और ये सेंट्रल एक्ट है जो सब जगह लागू एप्लीकेबल होता है. ठीक है. इसका फेमस केस है अजय केसवामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2007 का ये केस है. दैट्स इट.